डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ में सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 की पुस्तिका का विमोचन और यूपी स्टार्टअप मिशन पोर्टल का किया शुभारंभ। कानपुर में गंगा बैराज के पास ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हादसे में पायलट और प्रशिक्षु पायलट की मौत। करीब 100 फीट ऊंचाई पर संतुलन बिगड़ने के बाद विमान पेड़ों से टकराता हुआ तेज धमाके के साथ नीचे गिरा। शामली में हरियाणवी कलाकार अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या। जिम से वर्कआउट कर घर लौटते वक्त घात लगाकर गोली मारी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज हम उस लीक दस्तावेज की परतें खोल रहे हैं जिसने चीन से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा दिया है। पेंटागन की सीक्रेट टेम्परेरी स्ट्रेटेजिक गाइडलाइंस लीक हो चुकी है। यह कोई साधारण रिपोर्ट नहीं है, बल्कि अमेरिका की युद्ध नीति का पूर्ण पुनर्गठन यानी कंप्लीट रीओरिएंटेशन है। इस गोपनीय ब्लूप्रिंट का सीधा और स्पष्ट संदेश है, अमेरिका के लिए बाकी दुनिया की सैन्य ताकत मायने नहीं रखती। अमेरिका का एकमात्र और अंतिम लक्ष्य सिर्फ चीन है। सवाल सीधा है, क्या दुनिया महाशक्तियों के सीधे सैन्य टकराव के मुहाने पे खड़ी है? आपको बता दें कि अमेरिकी रक्षा विभाग वाले पेंटागन का सीक्रेट वॉर प्लान लीक होने से अमेरिका के साथ अब चीन में भी हड़कंप मचा हुआ है। पेंटागन के गोपनीय दस्तावेज टेम्परेरी स्ट्रेटेजिक गाइडलाइंस ऑन नेशनल डिफेंस इशूज के लीक होने से अमेरिकी रक्षा नीति और चीन के खिलाफ युद्ध की तैयारियों का विस्तृत खाका सामने आया है। लीक दस्तावेज में चीन को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया है। इस दस्तावेज में अमेरिका ने अपनी घरेलू और नजदीकी रणनीतिक क्षेत्रों की सुरक्षा को सीधे चीन विरोधी रणनीति से जोड़ दिया है। पेंटागन ने निर्देश दिया है कि अमेरिकी थल सेना, नौसेना, वायुसेना अपने संसाधनों, हथियारों और लॉजिस्टिक को सीधे मिडिल ईस्ट और यूरोप जैसे पारंपरिक मोर्चों से हटाकर मुख्य रूप से इंडो पैसिफिक थिएटर पर केंद्रित करे। गाइडलाइंस में चीन द्वारा ताइवान पर संभावित सैन्य नियंत्रण या समुद्री नाकेबंदी को रोकने के लिए तीव्र युद्धाभ्यास और अग्रिम सैन्य तैनाती पर जोर दिया गया है। अमेरिकी नौसेना और मैरीन फोर्सेस को प्रशांत महासागर की फर्स्ट आइलैंड चेन में लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइलों, मानव रहित ड्रोन और सब सरफेस वॉरफेयर को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। इस लीक हुए रिपोर्ट के साथ यह भी उजागर हुआ है कि पेंटागन के सबसे सुरक्षित सम्मेलन कक्ष यानी द टैंक में चीन से जुड़े क्लासिफाइड वॉर स्टिमुलेशन और रक्षा योजनाओं पर उच्च स्तरीय ब्रीफिंग के लिए निर्धारित की गई थी, जिन्हें सूचनाएं लीक होने के बाद सुरक्षा कारणों से स्थगित करना पड़ा। इस लीक से साफ है कि अमेरिका अब ताइवान पर अपनी दशकों पुरानी रणनीतिक अस्पष्टता को त्याग कर सीधे सैन्य टकराव की मुद्रा में आ चुका है। इस गोपनीय दस्तावेज और पेंटागन की आंतरिक बैठकों की जानकारी के मामलों को कवर करने वाले प्रमुख खोजी पत्रकारों और रक्षा समाचार माध्यमों जैसे डिफेंस वन, द वाशिंगटन पोस्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खोजी मंचों की रिपोर्ट्स के जरिए यह खबरें सामने आई, जिसके कारण अब अमेरिका अपनी रणनीति चीन को लेकर बदल रहा है। वहीं इस बीच चीन ने एक बार फिर अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। चीन ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी के विदेशी नेटवर्क को क्रैक कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका में दोबारा हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि चीन के खुफिया तंत्र, विशेष रूप से मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ने बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बड़े पैमाने पर हैक किए गए वैश्विक या ग्लोबल डाटाबेस के इस्तेमाल से अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के अंडरकवर एजेंटों को बेनकाब कर दिया है। चीनी स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकरों ने लगभग 50 करोड़ यात्रियों के पासपोर्ट, ट्रैवल रिकॉर्ड और हेल्थ बीमा कंपनी एंथम के डाटाबेस हैक कर लिए हैं।
एल्गोरिदम के जरिए चीनी डाटा रिसर्चरों ने अमेरिकी खुफिया विभाग के उन विदेशी एजेंटों को आसानी से पहचान लिया जो अक्सर दुश्मन देशों विशेष मौके पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों की बैठकों में शामिल होने के लिए ट्रैवल करते थे। चीनी एनालिटिक्स सिस्टम्स ने ओपीएम रिकॉर्ड, जिसमें अमेरिकी सरकारी अधिकारियों की आधिकारिक सूची थी, की तुलना मेरियट होटल के वैश्विक बुकिंग डेटा, वाणिज्यिक उड़ानों के पैसेंजर रिकॉर्ड और बायोमेट्रिक डेटा से की। यदि कोई व्यक्ति विदेश में अमेरिकी दूतावास में राजनयिक पद पर तैनात है लेकिन उसका नाम ओपीएम की आधिकारिक सिविल सर्वेंट रिकॉर्ड में नहीं है तो संभवतः वह CIA का अंडर कवर ऑफिसर ही है। यदि किसी अमेरिकी पासपोर्ट धारक की यात्राएं उन देशों और होटलों में बार बार दर्ज की गईं जहां संवेदनशील राजनीतिक और सैन्य बैठकें हो रही थीं, तो एल्गोरिदम ने उन्हें तुरंत हाई प्रोफाइल टारगेट के रूप में पहचान कर लिया। अमेरिकी रक्षा संस्थान की चीनी खुफियागिरी और अमेरिकी खुफिया एजेंट नेटवर्क का ध्वस्त होना चीन को लेकर अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों को आक्रामकता की ओर बढ़ा रहा है। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि यह जो रिपोर्ट थी जानबूझकर लीक कराई गई ताकि अमेरिका को अब यूरोप से ध्यान हटाने, खाड़ी देशों को न्यूनतम सुरक्षा मुहैया कराने और आगे की तमाम ऐसे रक्षा खर्चों पे लगाम लगाना है जो अमेरिका अब तक यूरोप या खाड़ी देशों में करता है, ताकि अमेरिका अपने समूचे हथियारों, मिसाइलों और नौसैनिक बेड़ों को इंडो स्पेसिफिक रीजन में झोंक सके। तो सवाल है कि क्या यह ताइवान को लेकर तीसरे विश्व युद्ध की औपचारिक तैयारी है या फिर जानबूझकर लीक की गई एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल ताकि बीजिंग पर दबाव बनाया जा सके। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट करोड़ी सिंह जी, सुरेश कुमार गोयल जी एक्स डिप्लोमेट और कमांडर भूषण दीवान जी डिफेंस एक्सपर्ट। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। करोड़ी सिंह जी, अमेरिका और चीन के बीच इस सीधी सैन्य तनातनी का क्वाड और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के देशों पर क्या असर पड़ेगा? क्या एशियाई देशों पर किसी एक पाले में खड़े होने का अभूतपूर्व दबाव बनने वाला है? उसमें भारत का नाम नंबर 1 है। जी देखिए प्रसून जी, आप अमेरिका और चीन के बीच तनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तनाव बढ़ रहा है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि तनाव कम हो रहा है। वैसे अमेरिका की पुरानी एक नीति है कि चीन और रशिया राइवल देश हैं, ईरान और नॉर्थ कोरिया हैं वो रोग स्टेट हैं। ये अमेरिका की पुरानी एक प्रोनाउंस पॉलिसी है जी। तो चीन और अमेरिका को एक दूसरे पे भरोसा बिल्कुल नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि दोनों एक दूसरे के से मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में या इस तरह का कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा कि दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हों, क्योंकि दोनों का प्रयास ये है कि कॉन्फ्लिक्ट अवर्जन की पॉलिसी रखी जाए। लेकिन इसके साथ साथ सतर्क बहुत हैं। चीन यहाँ तक सतर्क है कि अपने टॉप ऑफिशियल्स हैं जिनके बेटे या बेटी कहीं पश्चिमी देशों में पढ़ते हैं, तो उनको वो कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं देती है जो कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से संबंध हो, वो वहां पोस्टिंग नहीं करती है। ये पहले से चीन ने तय कर रखा है। फिर इसके अलावा चीन ऐसा भी प्रयास कर रहा है कि अमेरिका के जो टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, पर्टिकुलरली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेके, उसमें स्पेशल केस है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का। वो चाइना धीरे धीरे फेज आउट करना चाहता था 2027 तक, लेकिन अब उन्होंने उसको रिड्यूस करके 2026 तक ही कर दिया है। और माइक्रोसॉफ्ट को जो गवर्नमेंट के कंप्यूटर्स हैं या सेमी गवर्नमेंट या इस तरह के जो सेंसिटिव एरिया में यूज होते हैं, उनको फेज आउट करके और उसका सब्स्टिट्यूट चाइना का लोकल जो माइक्रोसॉफ्ट का सब्स्टिट्यूट है वो यूज करने के लिए चाइना ने क्लियर कर दिया है। लेकिन अब इस समय चाइना और अमेरिका दोनों की एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस बहुत है, और ये मेरे ख्याल से अमेरिका के प्रेसिडेंट या पॉलिसी प्लानर्स जानते हैं। एक तो ये है,
दूसरा यह है कि अमेरिका ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में फंसा हुआ है, यूक्रेन के मामले में भी वो प्रॉब्लम को रिजोल्व नहीं कर पा रहा है, तो अमेरिका ने अपनी जो सैन्य शक्ति थी वो इंडो पैसिफिक और मिडिल ईस्ट की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। अभी जिस जहाज के बारे में हमने देखा कि वाशिंगटन है, वो अब्राहम लिंकन को हटाना पड़ा क्योंकि 9 महीने हो गए थे और वहां तो करोड़ी सिंह जी, अगर आपकी ही बात मान ली जाए तो उससे तो साफ है ना कि अब अमेरिका की हिट लिस्ट में चीन नंबर 1 हो गया है। देखिए, हिट लिस्ट में नहीं है अमेरिका, कभी भी चीन के कन्फ्रंटेशन में नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिकन पॉलिसी प्लानर्स और इंटेलेक्चुअल्स ये भी जानते हैं कि अगर सुपर पावर लड़ते हैं तो आने उसका जो रिजल्ट निकलता है, जो एग्जिस्टिंग सुपर पावर है वो खत्म हो जाते हैं। ये हिस्ट्री बताती है, ये हिस्ट्री बताती है। बड़ा अहम सवाल है, इस पे दोबारा हम आएंगे करोड़ी सिंह जी, लेकिन इस समय हमारे साथ मौजूद है सुरेश कुमार गोयल जी, एक्स डिप्लोमेट। गोयल जी, पेंटागन ने द टैंक की हाई लेवल फॉर ब्रीफिंग और गाइडलाइंस का ठीक समय मीडिया में आना, क्या यह वाशिंगटन की खुफिया तंत्र की भारी नाकामी है या बीजिंग को कड़ा संदेश देने के लिए कैलकुलेटेड डिटरेंस का हिस्सा? देखिए, 2-3 चीजें हैं डॉक्टर शुक्ला जी यहाँ पर जी। पहली बात तो ये है कि जिस डॉक्यूमेंट का आप रेफरेंस दे रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, जो अमेरिका का जो कह रहे हैं कि लीक हुई है वॉशिंगटन पोस्ट में, ये पुरानी खबर है। ये जी जी, ये पुरानी खबर है। जहां तक मेरे को ध्यान पड़ता है, इसको तकरीबन कम से कम 4-5 महीने हो चुके हैं ये, और इसके बाद में इसके ऊपर काफी डिस्कशन भी हो चुका है ये। तो उसमें ये भी डिस्कशन हुआ है कि इस सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट से क्या समझा जाए कि अमेरिका जो है नेटो से निकलना चाहता है, नेटो उसके लिए सेकेंडरी हो गया है, क्या हो गया है, इसके ऊपर काफी बहस हो चुकी है ये। उसके बाद अगर इंडो पैसिफिक पर आया जाए तो ये भी हुआ था कि इंडो पैसिफिक में ताइवान यूएसए के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद ताइवान के ऊपर भी प्रेसिडेंट ट्रंप के ख्याल जो है कभी कुछ हमेशा डावाडोल रहे। साउथ कोरिया में अभी जब एक्सरसाइज हो रही थी विच इज स्पेसिफिकली टारगेटेड एट चाइना और नॉर्थ कोरिया, वहां से उन्होंने अपनी एक्सरसाइज कम कर दी है, क्योंकि साउथ कोरिया ने यूएसए को ईरान के ऊपर सपोर्ट करने से थोड़ी सी इसमें कोताही बरती थी ये। तो जो ट्रंप की स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन चल रही है, मैं समझता हूं कि अभी ट्रंप के दिमाग में जो जाले भरे हुए हैं स्ट्रेटेजी के बारे में, वो जालों में कहीं ना कहीं वो खुद ही फंस करके रह गए हैं और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। एक तो चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि अगर हम मान भी ले कि चाइना उनके लिए प्रायोरिटी नंबर 1 हो चुका है, बिल्कुल सही बात है ये। अभी अमेरिका के लिए नहीं, अगर हम देखा जाए सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर या कंपटीशन के तौर पर देखा जाए, मैं समझता हूँ कि यूएसए के लिए इस टाइम पर चाइना थ्रेट नंबर 1 है, और चाइना थ्रेट नंबर 1 है ग्लोबली, इंडो पैसिफिक में लोकेटेड है, इसलिए इंडो पैसिफिक का जिक्र आता है। उसको भी उन्होंने चेंज करके एशिया पैसिफिक कर दिया है। अब इंडो पैसिफिक नहीं बोलते हैं ये लोग, इसे एशिया पैसिफिक थिएटर। तो एशिया पैसिफिक में इसलिए उनका इंटरेस्ट है क्योंकि चाइना वहां पर लोकेटेड है, लेकिन चाइना से ही मैं आप देखिएगा इनके गोयल साहब, मेरा जो सवाल था कि जो ये रिपोर्ट लीक हुई है, क्या वास्तव में वाशिंगटन की खुफिया तंत्र की नाकामी है या बीजिंग को कड़ा संदेश देने के लिए कैलकुलेटेड डिटरेंस का हिस्सा? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है ये किसी भी देश में, चाहे खाली मैं अमेरिका की बात नहीं करता हूं, आप कम्युनिस्ट कंट्रीज को छोड़ दीजिए, रशिया या चाइना को छोड़ दीजिए, किसी भी मुल्क में इस तरह के डॉक्यूमेंट्स लीक होना बड़ी आम सी बात है। तो मैं इस डॉक्यूमेंट का वॉशिंगटन पोस्ट में पब्लिश होने पर इसको खास अहमियत नहीं देता हूं। तो ये बेहद अहम सवाल है। हमारे साथ रक्षा डिफेंस एक्सपर्ट कमांडर भूषण दीवान जी हैं। पेंटागन ने अपनी प्राथमिकताओं से यूरोप और मिडिल ईस्ट को लगभग साइडलाइन करके समूची ताकत इंडो पैसिफिक में झोंक दी है। इस लीक रिपोर्ट से यह स्पष्ट है
क्या अमेरिका दशकों पुरानी रणनीतिक अस्पष्टता, जिसको स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी कहते हैं, को खत्म करके अब सीधे ताइवान के मुद्दे पर वॉर फुटिंग मोड में आ चुका है? क्या यह चीन को पहले हमला करने के लिए उस्काने जैसा नहीं है? डॉक्टर साहब, मुझे नहीं लगता है ऑन द ग्राउंड अमेरिका जो है फुल स्केल पूरे जोर शोर से एशिया पैसिफिक में आ चुका है। ये तो फैक्चुअल बात है कि दूरगामी हिसाब से देखा जाए तो चीन जो है वही अमेरिका का एनिमी नंबर 1 है। उन्हीं को कंटेन करना चीन का, अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक एम है अगले 10 साल तक। तो 10 साल से भी आगे जा सकता है। तो ये जो 2 रिपोर्ट है, एक मार्च 2026 में जो रिपोर्ट निकली है ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ODNI की, जो सारी जो CIA है, बाकी एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियों को वो कोलेट करते हैं सब डेटा। मैं आपको बता दूं, ये रिपोर्ट का लीक होना, उसके पहले रिपोर्ट का बनाना तो बड़ी रूटीन चीज है। हर कोई बनाता है, तैयारी करता है। क्योंकि तैयारी कर रहा है और बाई चांस या जान के लीक भी हो गई है, तो इसका मतलब कतई ये हमें नहीं मानना चाहिए कि वो लड़ाई के लिए एकदम तैयार बैठे हैं। वर्ल्ड वॉर होने ही वाला है। क्यों? फिजिकली वहां मूव नहीं हुए, मूव करने को भी जाएंगे तो कई चीजें हैं। हिच नंबर 1 जो ODNI की रिपोर्ट ही आप पढ़ो, उन्होंने बोला है हालांकि पीएलए के 100 साल हो जाएंगे 2027 में। तो जी के ऊपर प्रेशर है कि हम अटैक ताइवान को एनेक्स कर लें 2027 में, पर चीन रेडी नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जो स्टेट्स है 130 किलोमीटर का गैप, ताइवान स्टेट्स, चीन और ताइवान के बीच में बड़ा डिफिकल्ट स्ट्रेच है। और उस स्ट्रेच में खाली 3-4 महीने मिलते हैं जब वो मतलब एम्फीबियस फोर्सेस माने ऐसे जहाज जिसमें आर्मी भी जाती है और वो जाके उतरेगी, लैंड करेगी और ताइवान को कैप्चर करेगी। जब तक आप कैप्चर नहीं करते फुट सोल्जर से, तब तक आप ताइवान को कैप्चर नहीं, किसी भी देश को, किसी भी प्रॉपर्टी को, धरती को कैप्चर नहीं कर पाए। वो करना है, उसकी तैयारी पूरी नहीं है उनकी। और तब तक चीन क्या कर रहा है, जो किरोड़ीमल जी भी कह रहे थे, मैं बताऊं, USSR और अमेरिका रीगन के टाइम से डायरेक्ट लड़ाई ये लोग लड़ते नहीं है। चाइना तो खुद भी कहता है डायरेक्ट लड़ाई हम लड़ते नहीं, लड़ाई वो अच्छी बिना लड़े जीती जाए। तो चाइना क्या कर रहा है, अंदर खाने तोड़ रहा है ताइवान को, ताइवान में गुट खड़े कर रहा है, जो खुद कहते हैं हम चीन से जुड़ना चाहते हैं। तो मेरी समझ में अगले 5-6 साल तो लड़ाई होनी नहीं है, और लड़ाई की तैयारियां, असेसमेंट ये तो चलती रहती है। और सुनिए, पर एक चक्कर है, ये 5-6 साल डिले किया, चीन को एक और डर है। चीन को क्या डर है? जापान जो है वो तैयार कर रहा है। जापान अमेरिका की सिक्योरिटी अम्ब्रेला को मानने को तैयार नहीं है। जैसे जापान स्ट्रांग हो रहा है, तो चीन को कल को ताइवान लेने के लिए अमेरिका से लड़ाई नहीं लेनी पड़ेगी, खाली ताइवान से लेनी पड़ेगी। उसके बीच में जापान भी आ जाएगा। तो इसलिए उसको प्रेशर चीन को ये हो सकता है कि जल्दी से लो, इसको ले लो। हाँ, एक बात और है, अगर आप बताएं, आपको ताइवान ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, स्टेटमेंट दिया नहीं है कि हमने इंटीग्रेट होना चीन के साथ। अगर ऐसा हो जाता है और चीन को लगता है ये हाथ से गेम गया, ताइवान तो आने वाला नहीं है, तब तो इन किन प्रकार झटके से वो चीन जो है अटैक करेगा ताइवान पे, जो भी डिफिकल्टी हो, तैयारी का भी कर रहे हैं। लास्ट बात, अटैक फुल फ्लेज काइनेटिक अटैक, मिसाइल्स, एम्फीबियस फोर्सेस के अलावा वो कहां करेगा? ब्लॉकेड करेगा। पहले चीन यही करता है, हमारे गलवान में, LAC में स्लाइमी स्लाइसिंग, कई जहाज छोड़ देगा, जो भी शिप्स जा रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, उनको चेकिंग करेगा और ब्लॉकेड करेगा। ये धीरे धीरे, मतलब इसे ग्रे जोन वॉर। तो आप कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट के खुलासे के बाद चीनी नौसेना और मिसाइल रेजिमेंट्स की आक्रामक गतिविधियां एक नए तनाव को जन्म दे देंगी? नहीं देंगी। वो चीन को भी पता है क्या हो रहा है, अमेरिका को भी पता है क्या हो रहा है। इस रिपोर्ट के अंदर ऐसी कोई नई चीज नहीं आई है जो चीन के लिए नहीं हो या अमेरिका के लिए नहीं हो। ये तो पक्की बात है। देर सवेर ताइवान चुपचाप चीन उगल लेगा, ये उसका इरादा है। देखिए, जैसा कि अभी गोयल साहब बता रहे थे कि यह रिपोर्ट पुरानी है, लेकिन हुआ क्या है कि पहली बार पेंटागन ने माना है कि हाँ, हमने चीन को घेरने की रणनीति पे काम करना शुरू कर दिया है। अब वह जिस मिडिल ईस्ट की बात की जा रही थी, जहां अमेरिका फंसा हुआ है माना जा रहा था, उसका स्टेटमेंट आज ही आया है कि अब वह दोबारा ईरान के साथ पूरे युद्ध में नहीं जाएगा, रसिया के साथ वह युद्ध नहीं करना चाहता है और यूक्रेन में भी अपनी भूमिका को कम कर रहा है। यानी इस रिपोर्ट की गंभीरता से, अगर इस रिपोर्ट को गंभीर तौर पे देखा जाए तो एक बात तो एकदम साफ है कि अमेरिका के निशाने पर अब चीन आ चुका है और उसके लिए
वह इस रिपोर्ट के खुलासे पे, जैसा कि गोयल साहब भी बता रहे थे और करोड़ी सिंह जी भी बता रहे थे कि इस तरह की रिपोर्टें कोई ऐसी बात नहीं, कई एजेंसियों में बढ़ती हैं तो लीक हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो संदेश जा रहा है वह बड़ा है चीन के लिए। अब चीन क्या ताइवान को खोने के लिए तैयार होगा या सालों इंतजार करेगा, या जैसे कुछ किताबें छपी हैं जैसे 6 वॉर है चाइना के बारे में कि जिसमें लिखा गया है कि चाइना के निशाने पे ताइवान आएगा पहला, तो उसके बारे में आपका क्या कहना जी? मैं समझता हूं, देखिए एक स्ट्रेटेजिक मूवमेंट, चीन चुपचाप बैठ जाए ये तो कतई मंजूर नहीं, पर ये इसका मतलब चीन और अमेरिका की फुल स्केल लड़ाई हो जाए ये भी जरूरी नहीं। अंदर खाने अमेरिका जो ये भी कर सकता है चुपचाप ताइवान के इंटरेस्ट जो है वो जो है खो दे। क्यों? आपको मालूम होना चाहिए टीएससी ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी और मोस्ट मिनिएचराइज्ड चिप्स बनाती है, उसका उन्होंने उधर मॉन्ट्रियल में या सिएटल में एक प्लांट खोलना शुरू किया है। और दूसरी बात आप समझिए, मेरे को खाने पीने के लिए कहीं से सामान आता है, स्विगी आता है, जोमेटो आता है, सोप आता है, घर में जियोवा डिलीवरी करता है, $600 बिलियन, $500-600 बिलियन जो है वो चीन सप्लाई कर रहा है, या डायरेक्टली $250 बिलियन। बाकी सब ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन मेक्सिको से और वियतनाम से और इंडिया से और कई चीजें तो सप्लाई डायरेक्टली नहीं कर रहा है। जो वियतनाम एक्सपोर्ट करता है वो माल चीन से आ रहा है। कुल मिला के देखें $600 बिलियन का माल आ रहा है। चीन तबाह अगर हो गया तो अमेरिका भी तबाह हो जाएगा, अमेरिका भी तबाह हो जाएगा, लेकिन उससे पहले और कौन तबाह होंगे यह बात पूछते हैं सुरेश कुमार गोयल जी से। क्या अमेरिका अपने सहयोगियों को उनके भरोसे पे छोड़कर आगे की रणनीति अपना सकता है? यूरोप को उनके भरोसे पे छोड़ दे या मिडिल ईस्ट में अपने सहयोगियों को छोड़ दे, क्या वह ऐसी पॉलिसी अपना सकता है गोयल साहब? डॉक्टर साहब, ऐसा है कि आपने कहा अमेरिका की नीति क्या क्या अपना सकता है। दिक्कत ये है कि हम जो आजकल के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं उस टाइम पर ट्रम्प प्रेसिडेंट हैं, अगले 2 साल ट्रम्प प्रेसिडेंट रहेंगे, तो उनका दिमाग कब बदले कब क्या करे कुछ पता नहीं है। तो उनके टाइम पर नीति का बनाना या नीति के बारे में बात करना बहुत मुश्किल काम है ये। तो अगर लॉन्ग टर्म में देखूं, मान लीजिए कि इवन बियॉन्ड ट्रम्प, तो मुझको नहीं लगता कि यूएसए कभी भी एशिया पैसिफिक में जो उसके सहयोगी है जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, उनको अलग थलग छोड़ सकता है। उसका एग्जाम्पल ये है ऑकस। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ और मिडिल ईस्ट के देशों की बात कर रहा हूँ जी। जी बिल्कुल नहीं, वो भी नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो जो सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान का मैका एग्रीमेंट हुआ उसको यूएसए सपोर्ट नहीं करता, यूएसए ने सपोर्ट किया। यूएसए का खाली, और वो भी ट्रम्प के दौरान, एक छोटा बड़ा टेम्पररी सा उनका एक ये जो मेजर है कि उनकी नेटो में इन्वॉल्वमेंट, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट, ट्रांजैक्शन वो जितनी कम हो सकती है करा जाए, लेकिन नेटो रिमेन्स सेंट्रल टू यूएसए सिक्योरिटी, क्योंकि यूएसए और यूरोप की सिक्योरिटी बड़ी डीपली इंटरलिंक्ड है। एटलांटिक सिक्योरिटी के बिना यूएसए सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आप बेहद अहम बात बता रहे हैं सुरेश कुमार गोयल जी। आप लोग इस खास चर्चा में आए, हमारे दर्शकों को अपनी जानकारी से रूबरू कराया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।